Good afternoon, everyone. First of all, I would like to ask, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो डेमो क्लास अटेंड की है, ना कोई मतलब जिनका एकदम आज फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग के बारे में एकदम हाय हेलो हो रहा है? उन लोग एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। ओके, 50% ऑफ द क्लास इज लाइक दैट। नहीं मैडम, आप तो अच्छा, आप ऑडिट में आए थे। ओके, बैठिए। तो दोस्तों, अब जिस बात का डर था वही हो गया। क्या होगा कि और इतने कैसे लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आए तो थे डेमो क्लास में, कॉस्ट शीट के बारे में सीख के भी गए थे, कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा भी याद कर सुन के जरूर गए थे, बट अभी बिल्कुल या तो ब्लर है या तो कुछ याद नहीं है। ऑनेस्टली वो भी खड़े हो जाइए। वाओ, अब मेरा दुख पूरा खत्म हो गया। तो कुल मिला के सारे ऑन द सेम पेज है। तो अच्छा है, आज एकदम स्क्रैच से ही शुरू करेंगे हम लोग। और आज की क्लास के एंड तक आप लोगों को मेरी बुक मिल जाएगी, ऐसा मेरे को ऑफिस वालों ने बताया है। क्लास के बीच में भी अगर आएगी ना तो मैं 5 मिनट्स रोक के आप लोग को बुक दिलवा दूंगा। तब तक आपको मेरी स्क्रीन के साथ काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी आज हम लोग सीखेंगे अगर बेसिक से, तो याद करने का ज्यादा काम रहेगा। और इन द मीन वाइल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूं अभी रुपेश के हाथों। जब कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा हम लोग अगले 15-20 मिनट्स में याद कर चुके होंगे, उसके बाद इस पेज का बहुत बड़ा रोल होगा। तो पहले कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा याद करेंगे स्क्रीन से, उसके बाद रुपेश जो आपको शीट बांट रहा है उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल होंगे और क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे। और उससे भी पहले, जब तक रुपेश ये शीट बांटता है आपको, तो मैं आपको अपनी बुक में चीजें जो इस बार देने वाला हूं वो बता रहा हूं। ये तो चलो हमारे टॉपर्स के इंटरव्यू हो गए। जस्ट एक जानकारी के लिए दोस्तों, अब पेज खुली गया है तो बता रहा हूं। ये कविता गोयल 99 मार्क्स कॉस्टिंग, ये नमन लालवानी 98 मार्क्स कॉस्टिंग, ये ज्यादा दूर नहीं, ये इसी साल 2024 का ही है। और इस बार की टॉपर आर्ची अग्रवाल सितंबर 25 की 95 मार्क्स। और उसके पहले ये दो टॉपर्स हमारे, थोड़ा नाम मैं भूल गया हूं, एक का नाम अंकुश है और एक का नाम शायद सरनेम साहू है, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये मेरे 2022 के स्टूडेंट्स हैं, अभी सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, मैं आपको डेमो क्लास में बताया था कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप लोग अपने बोथ ग्रुप का फायदा उठा सको। बोथ ग्रुप में मेन फायदा सेट ऑफ का होता है। कई बच्चे सेकेंड ग्रुप में ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं कंपेयर टू ग्रुप वन। मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही, जब हम लोग मार्कशीट देखते हैं, वो जो पर्पल कलर की मार्कशीट आती है, उसमें ग्रुप टू में बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं। और आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा बच्चे कॉस्टिंग में स्कोर करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जेम्प्ट होता है सबसे पहले कि मैं सर मेरे दोनों ग्रुप नहीं निकले पर एक पेपर एग्जेम्प्ट हो गया, तो ज्यादातर लोगों का कॉस्टिंग एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को समझ लो ब्लेसिंग के रूप में दिया गया है। और इसका ये मतलब नहीं कि ये सब्जेक्ट लड्डू है, ये सिर्फ मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूं। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें चलेगी, मैथमेटिकल होगा। 100 का 100 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल आएगा, और प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कटते, इसीलिए आप इसमें स्कोर कर सकते हो। और आप लोग को ये चीज बहुत जोर से रियलाइज होती है जब आप ऑडिट पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, एसएम पढ़ोगे, तो आप लोग को लगेगा यार मैं कितना अच्छा आंसर लिख रहा हूं, कितना अच्छे से याद कर रहा हूं, तो भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। थोड़ा भी घुमा के पूछता है तो आंसर सोचना पड़ जाता है, पर कॉस्टिंग में वो चीज नहीं है। मैंने अपनी बुक में, इस कॉस्टिंग की बुक में जो जो बातें बहुत बार रिपीट करना होता है ना मेरे को, इस बार प्रीफेस में फर्स्ट पेज में ही डाल दी मैंने। तो एक बार आपको जब ये बुक मिलेगी तब पढ़ोगे आप, पर मैं अभी जब तक ये बट रहा है तब तक पढ़ा देता हूं कुछ बेसिक बातें। दिस बुक विल प्रोवाइड यू theoretical concepts of all chapters in student friendly manner and practical questions from all the publication of ICI, that is a study material, RTP and mock test paper. This book contains additional practice questions as well for your practice. Second point, to master costing and management accounting subject,
You should have robust understanding of all the concepts along with extensive practice. You should attempt all the tests for self-evaluation. All the practical questions have been classified under 3 heads. One is class question, then is homework question, and there are some special questions which have not been asked but may be asked. क्योंकि मेरी बुक में ना आपको दोस्तों 80 से भी क्वेश्चन दिखाई देंगे. सीए इंटर तो 2018 से आया है, बट हमारी बुक में 1980 1990 के क्वेश्चन से शुरू करके है क्वेश्चंस. कौन से? जो रेलेवेंट है, जो आज भी रिलेवेंट है, जो आज नहीं तो कल मतलब आरटीपी या एमटीपी में छपते हैं उसको. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक हम लोगों ने विकिपीडिया बना दिया, ऐसा नहीं है. 4th point, solution to all homework questions has been provided for your convenience. 5th point, the sequence of the question has been planned very carefully. The relevant attempt and the marks of the question has also been mentioned. The book is very exam oriented, clear and easy to understand. और ये 7 से लेके जो भी पॉइंट्स है वो आपकी बुक से जोड़ना चालू है, जो 7th बुक, ये इस बार ड्राफ्ट किया है मैंने. आफ्टर ईच क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन स्पेस to write special comment or concept of the question for revision purpose. Also, space for writing the corresponding page number and register number is also allotted. क्योंकि costing में, my dear friends, there are 16 chapters. On an average, each chapter has 40 to 50 questions. So there would be 700 to 800 questions all over जब तक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. छोटे बड़े मिला के 700 800 600 क्वेश्चन हो जाएंगे. कॉपी 3-4 भर जाएगी 200 पन्ने की. तो आपको कोई भी क्वेश्चन को रेडी रेफरेंस चाहिए होगा आप ही की हैंड राइटिंग में, क्लास के टीचर कॉन्सेप्ट नोट के हिसाब से, तो इसको इजीली लोकेट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि 1-2 मिनट के अंदर आंसर नहीं मिलता ना तो आंसर की वैल्यू खत्म हो जाती है. इसीलिए कई लोगों की हैबिट नहीं होती थी रजिस्टर नंबर और पेज नंबर लिखने की, तो रिमाइंडर के लिए लिखना तो आपको ही है अभी भी. बस बुक में हर क्वेश्चन के बाजू में रजिस्टर नंबर और पेज नंबर का कॉलम रहेगा ना, तो आपको याद आ जाएगा कि यार मेरे को लिखना है, यार सर बोले हैं लिखने के लिए. तो वो हैबिट जरूर डालना, नहीं तो कॉपी बनाने का मतलब नहीं होता. 8th पॉइंट, इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कैलकुलेशंस, एंड कैलकुलेशंस आर वेरी इजी बेटा. इसमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है और कुछ नहीं है. पर वो क्यों करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. Therefore, we write concept note at relevant space in our notes. और मेरा स्टाइल कॉन्सेप्ट नोट को वहीं लिखवाने का है जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है. आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट कॉपी बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल बनाइए, नो प्रॉब्लम. बट मैं तो जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा अपनी नोट्स में. जो लोग उसको एक जगह उठा के रखना चाहते हैं बिल्कुल रखें. आप तो फाउंडेशन में मुझसे पढ़े ही थे. मैं जहां पे जरूरत होती है वहां पे उस जगह पे लिखवाने को बिलीव करता हूं. अलग कॉपी बनाना चाहे मोस्ट वेलकम. 9th पॉइंट, रिमेंबर क्लास वर्क. ये मेरा फेवरेट पॉइंट है पूरे पेज का. क्लास वर्क एंड होमवर्क विल बी द ओनली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस अंडर योर हैंड. आफ्टर दिस यू विल नॉट हैव द टाइम टू सॉल्व ईच क्वेश्चन. Classwork and homework will be the only opportunity to solve the relevant question under your hand. उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला कि आप इस क्वेश्चन को बैठ के बना सके. ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स देख लिया. किसी को मौका नहीं मिलता. टेस्ट भी रहता है तो 40 क्वेश्चन रहते हैं उस चैप्टर के. बच्चे बोलते हैं सर 40 क्वेश्चन तो पढ़ नहीं सकता, 2 दिन में पढ़ना है, 4 घंटे में पढ़ना है, 40 क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं कर सकता. तो आप ही लिस्ट बना के दो, किसको सॉल्व करूं और किसको वाउच करूं. यही हो जाता है अल्टीमेटली. और उसमें से 4-5 क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करता है, वो भी जो मैं सजेस्ट करता हूं, और बाकी को तो पलटा के आना होता है. और वो इनफ तो नहीं होता एग्जाम के लिए, इनफ तो नहीं होता, पर पॉसिबल उतना ही होता है. उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जब क्लास में कराया जा रहा है तो आपको बस ऐसा नहीं कि छाप रहे सर जो लिख रहे हैं मैं भी छाप रहा हूं, ऐसा नहीं. मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा तो सही पहले कि ये किया, ये क्यों किया, उसके बाद बोलूंगा बेटा आंसर लिखो. तो आंसर लिखने के समय माइंडफुल रहना है. जब होमवर्क मिलेगा तो खुद से करना है. 15 मिनट से ज्यादा का होमवर्क नहीं मिलेगा. उसमें भी काम चोरी कर लिए, व्हाट्सएप पे अपने दोस्त से मंगा लिए, छाप के कॉपी दिखा दिए या बनाए ही नहीं, तो एग्जाम में नामुमकिन है बनना क्वेश्चन. ये बात मैं आपको डे 1 पे बता दे रहा हूं.
फिर मौका नहीं मिलेगा, क्लास में ही सब कुछ करना है अपने को अच्छे से और होमवर्क में। और 10th पॉइंट लास्ट वाला दोस्तों, टू पास सीए इंटर आई विल टेल यू द 3 थिंग्स विच यू शुड डू कंपल्सरीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फाउंडेशन में भी बता चुका हूं मैं आपको, अटेंड ऑल क्लासेस विदाउट बैकलॉग। नंबर 2, डू योर होमवर्क डेली ऑन योर ओन। नंबर 3, अपीयर द वीकली टेस्ट विथ प्रिपरेशन। तो मार्क्स कितने आएंगे मेरे को उससे मतलब नहीं है। दिस विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टडीज। इतना करने से ही सेल्फ स्टडी हो जाएगी। होमवर्क भी सेल्फ स्टडी है, टेस्ट का प्रिपरेशन करना भी सेल्फ स्टडी है, उसके अलावा और कोई सेल्फ स्टडी नहीं होती है। दिस विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ इवेल्युएशन at regular intervals. All students who have achieved ranks, इसमें मैंने अपने आप को भी मेंशन कर दिया, have followed this. और जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी बुक में 80s से भी क्वेश्चन है, 90s से भी क्वेश्चन है, तब तो मैं कोई नहीं थे यहाँ पे, पर हमारे सर थे, बीएल सर, तो उनकी गाइडेंस से मैंने ये बुक बनाई है। उनकी बुक होती थी, हमको उन्होंने पढ़ाया था। तो जब मैंने 2020 में बुक बनाना चालू की थी तो उनकी बुक को ही बेस लेके बनाया था। उनकी बुक में सारे पुराने क्वेश्चन होते थे क्योंकि वो तब से पढ़ाते हुए आ रहे थे, तो उनकी बुक को बेस लेके मैंने नए क्वेश्चन डाले और ये तभी बीएल सर को भी मेंशन किया मैंने बेटा आपको। तो ये आपकी बुक अभी जो आपको मिलेगी उसमें रहेगा ये पेज। और उसके बाद सर आज अपन जो कॉस्ट शीट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। बेटा उससे इंक्वायरी करते रहना टाइम टू टाइम। ये आपका कॉस्ट शीट चैप्टर है। इसके बारे में मैंने आपको डेमो क्लास में क्या क्या बातें बताई थी वो एक बार रिवाइज करा रहा हूं, पर पढ़ाऊंगा सिर्फ इतना जितना आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था कि कॉस्ट शीट समझो जैसे फाइनेंस में 11th-12th क्लास में अपन पीएल अकाउंट बनाते हैं एक कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए एनुअली। उसके कंपैरिजन में कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, वो स्टेटमेंट बनता है। उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझिए। यानी डेबिट क्रेडिट नहीं रहेगा, खर्चे एक साथ दिखाई देंगे, आखिरी में सेल्स दिखाई देगी, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये डिफरेंस नंबर 1 कि अकाउंट की जगह बनेगा स्टेटमेंट। डिफरेंस नंबर 2, पीएल अकाउंट नॉर्मली 1 साल का ही बनता है या 1 क्वार्टर का बनता है, पर कॉस्ट शीट कितनी भी पीरियड की भी हो सकती है। 1 मंथ की भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, 15 डेज की भी, 1 साल की भी हो सकती है। तीसरा डिफरेंस, पीएल अकाउंट जो होता है फाइनेंशियल पीएल, वो एक पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए होता है। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आरओसी को फाइल होगा, वेबसाइट में छपेगा, शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। बट कॉस्ट शीट नहीं, कॉस्ट शीट पर्सनल डॉक्यूमेंट है। मैनेजमेंट को अपना इंटरनल इवैल्यूएशन करना है, ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करनी है उसके लिए। और फोर्थ और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, बड़ा डिफरेंस जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि कॉस्ट शीट में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जो आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं वो फाइनेंशियल पीएल से काफी अलग होते हैं, सेम नहीं होते। जो जो चीजें पीएल में इनकम और एक्सपेंस के रूप में आती है जरूरी नहीं है कि यहां पे भी वो आए, यहां पे वो अलग होते हैं। मेन 3 डिफरेंस बता देता हूं सर, तो आपको सहूलियत होगी समझने में। कुछ आइटम्स जो होते हैं ना दोस्तों पीएल अकाउंट के, फाइनेंशियल पीएल के, जो आप लोग आज तक सीखे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंस माने ही नहीं जाते, उनको प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स बोला जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स का खर्चा, डिविडेंड का खर्चा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डोनेशन एक्सपेंस। ये सब खर्चे कितने इंपॉर्टेंट खर्चे हैं। आप बोलोगे सर पीएल में तो मेन आइटम होते थे ये सब, पर कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन सबको कंसिडर नहीं किया जाता।
और इनकम साइड में जो सेल्स के अलावा अदर इनकम होती है ना, उस इनकम को भी कॉस्टिंग वाली इनकम मानते ही नहीं, जैसे कि रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अब आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस की इनकम तो होती है, इसको कंसिडर नहीं करना तो गलत बात है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं आपको। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसीलिए वो हर टाइप के इनकम और एक्सपेंस को कंसिडर करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक्चुअली है ही नहीं। उसका ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालना, यानी बिजनेस के मेन इनकम और बिजनेस के मेन प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड एक्सपेंस या प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, उन्हीं को कंसिडर करना, ताकि ऑपरेटिंग इनकम पता चल पाए। वो एक्चुअल इनकम या एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी का कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका वो विजन ही नहीं है। इसीलिए उसका मेथड अलग है बेटा, सही गलत कोई नहीं है, अलग अलग है दोनों। दैट इज द कंसेप्ट। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं आपको कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा सिखाऊंगा। और एक और ह्यूज डिफरेंस बताता हूं। आप लोग जितने भी खर्चों का नाम लोगे ना बिजनेस के, जैसे आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, रेंट, सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिटर फीस, अकाउंटेंट फीस, रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल, पेट्रोल एक्सपेंस, और भी मेरे मन में और भी खर्चे जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी और डायरेक्टर सैलरी, जो भी खर्चे आप बोलो अकाउंट्स में, ये सब खर्चे ऐसे 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 चीजें बनती थी। एनपीओ बनाते थे, कितना लंबा बन जाता था पीएल आई अकाउंट। यहां पे शॉर्ट में जितने भी खर्चे होंगे उनको 3 कैटेगरी में डाला गया है, उसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जितनी राम कथा डालनी है आपको वो इसी हेड के अंदर आएंगे बस, और कुछ पहचानते नहीं ये लोग। तो इस बात को ध्यान में रख के, ये खर्चे होते हैं बेटा, इसको ध्यान में रख के अभी कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा देखेंगे। फर्स्ट क्लास में तो मैंने आपको याद कराया था, वैसे भूल भी गए तो कोई बात नहीं। मेरे मन में ना एक आइडिया आ रहा है कि शीट से नहीं पढ़ाता, लिखवाता हूं सीधा, लिख के याद होगा अच्छे से, क्योंकि पूरे 20 क्वेश्चंस में यही काम करना है अपने को। तो एक बार लिखते लिखते बेटा याद करने की कोशिश करो। और मैं आपको आपसे एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं क्या होगी, मेरे को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। जब मैं ये 10 मिनट्स में प्रोफॉर्मा कॉपी में लिखवा चुका हूंगा तो लिखने तक आपको याद हो जाना चाहिए। रुपेश भी आ जाएगा, जब तक माइक भी पहुंच जाएगा आपके पास फिर। तो ये एक्सपेक्टेशन से लिखवा रहा हूं, लिखते लिखते याद भी करना है, कोई हार्ड चीज नहीं है बेटा। और मैं याद कराते कराते लिखूंगा। हाँ, फिर नहीं बोलना सर अचानक पूछ लिए। प्रो फॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात लिखवा रहा हूं। पिछली बैच डेमो क्लास में बहुत सारी बातें बताया था कॉस्ट शीट के बारे में, अभी नहीं बता रहा, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात, क्वेश्चंस बने जिससे। फर्स्ट आइटम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड आइटम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड आइटम, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का कॉस्ट का सम प्राइम कॉस्ट। अभी मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, उसी की शीट आपकी कॉपी में पड़ी हुई है। मैंने बताया था सीक्वेंस, पहले प्रोफॉर्मा याद करेंगे, फिर एक एक वर्ड का मतलब डिटेल में क्या होता है वो आपकी शीट में बताऊंगा। तो अभी ये वर्ड्स को आप ऐसे ही रखें।
प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। जब प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड प्लस हो जाएंगे ना दोस्तों, ये दोनों प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, जहां पे मैं क्रॉस क्रॉस लगाता हूं समझ जाओ कि वहां तक का टोटल बस अपने को काम आएगा आगे। इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखो बेटा स्क्रीन पे चमका के बता रहा हूं, इस वाले पोर्शन को ठीक से याद रख लो। ग्रॉस नेट कैसे बना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट कैसे बना? जब सेमी फिनिश गुड्स का जो साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक था उसको प्लस किए, और सेमी फिनिश गुड्स का साल के आखिरी में जो स्टॉक बचा था उसको माइनस कर दिए, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बन गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब दोस्तों इसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, कुछ याद तो होगा किसी को, QRAPS, वेरी गुड। इसके बाद ना मैं 6 आइटम्स या 5 आइटम्स प्लस माइनस करने वाला हूं, बोरिंग नाम है उनके, उनका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो QRAPS, ठीक है, खर्चों का ही नाम है ये, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ए अगला, एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। पी प्राइमरी पैकिंग, QRAP हो गया। एस जो है ना बेटा वो माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स। तो ये 4 चीजें प्लस होगी और एक चीज माइनस होगी। अब जो नेट बचेगा ना मेरे दोस्तों, फैक्ट्री कॉस्ट में जो आपने QRAPS प्लस माइनस किया, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिन वर्ड्स के भी बाजू में क्रॉस लगा हुआ है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वो बोलने में गलती होती है। क्या नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अभी बस हम आधे से थोड़ा ज्यादा पहुंच गए हैं, खत्म होने वाला है प्रोफॉर्मा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऊपर वाला सेमी फिनिश्ड गुड्स था वर्क इन प्रोग्रेस, ये फिनिश्ड गुड्स है, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आप पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस अब 3 टाइप के और खर्चे जोड़ने वाले हैं, खत्म हो जाएगा फिर। 3 खर्चे और क्या जोड़ेंगे नोट करो, प्लस एडमिन ओवरहेड। एक और टाइप का एडमिन ओवरहेड होता है जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं जनरल, जनरल नेचर का। ऊपर था एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जो QRAPS में जुड़ा था ना वो एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन था, ये एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का है। प्लस सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्लस सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकिंग। बस ये खर्चे हो गए सर जी,
इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, या इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। बस इसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है और आप पहुंच जाते हैं सेल्स पर, या सेल्स क्वेश्चन में दी रहती है तो आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट पर। रुपेश यहां पे आओ। ये प्रोफॉर्मा फिनिश हो गया सर यहां पे आपका। एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो आप लोग, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक तो बता ही सकते हो, उम्मीद है। जी मैडम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट करेंगे, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फिर उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। वेरी गुड, यहां तक हो गया आपको तैयार? बाजू में दीजिए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के आगे का पता है आपको बेटा? फिर उसमें QR APS प्लस माइनस होगा। बताइए सब, QR APS क्या क्या होता है? क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। R से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। A से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। P से प्राइमरी पैकेजिंग। और S माइनस होगा सेलिंग एंड सेल ऑफ स्क्रैप या स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स, ये माइनस होगा। तो पहुंचेंगे कहां पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाजू में दीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे का पता है आपको? बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं तो आ जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिन ओवरहेड, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक ठीक है। आगे का याद है कुछ? जी बताइए। के बाद एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं। बेटा एडमिन ओवरहेड डबल मीनिंग वर्ड है, एक जनरल एकदम अलग चीज है, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन एकदम अलग चीज है। तो कभी भी सिर्फ एडमिन ओवरहेड बोल के लटका मत देना बात को, पूरा का बात बोलने का है। जी एडमिन ओवरहेड जनरल। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, उसके बाद बस पहुंच गए अपन कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल। अभी एक एक वर्ड क्या होता है बेटा एकदम खुल के पता चलेगा आपको, टेंशन मत लेना। अभी ये टर्मिनोलॉजी के साथ बस आप फैमिलियर हो जाइए। फिर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स पे आ जाता है। ठीक है, आप 4 गर्ल्स ने मिलके बता दिया कॉस्ट शीट। कोई एक बंदा बताएगा? माइक पहुंचाते हैं उसके पास। एनीवन? कितने लोग को याद हुआ है? बस बेटा सबको मौका तो नहीं मिल पाएगा, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कितने लोग को याद हुआ है। पूरा बता सकते हैं? ओके फाइन, मैडम को दीजिए यहाँ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस तो आ जाएगा अपना प्राइम कॉस्ट। उसमें अपन फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मैं फिर क्रैप्स का QRAPS का QRAP प्लस होगा और S माइनस होगा। Q में आता है अपना क्वालिटी कंट्रोल वर्क, R में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, A में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। वेरी गुड। R में P में आता है पैकेजिंग कॉस्ट
एस में आता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, पैकेजिंग नहीं बेटा, प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग। हाँ तो आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। आखिरी में थोड़ा गलत कर दिए। और कोई बेटा? अब तो थोड़े बढ़ जाने चाहिए इतनी देर सुनने के बाद। जी इनको दीजिए ब्लू जैकेट में, बैठिए। डायरेक्ट मटेरियल मैं कंज्यूम थोड़ा सा बीच से पूछना चालू करता हूँ, ठीक है? डरते तो नहीं हो? हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करो। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फिर सेकेंडरी पैकिंग, ये सब ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। बस बस, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ सेल तक ही फाइनल है बेटा, प्रॉफिट जोड़ के सेल्स आ जाएगा, वो सबको पता है। बाजू में दीजिए। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक कैसे पहुंचते हैं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एक सेकंड, जिन जिन को जवाब पता होगा हाथ जरूर खड़े करना, जस्ट टू नो, आई शुड नो दैट यू नो। ओके, यस मैडम। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो रहेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, बाजू में दीजिए। मैडम प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। भाई साहब को दो। भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे का बताइए, कितने लोग को आता है? ओके फाइन। अब शीट को देखना बंद कर लो, अगर आपको इतना पता ही है तो, तभी तो आप अपने आप को चेक कर पाओगे। शीट को देखना बंद कर देंगे, थोड़ा भी रीजनेबल कॉन्फिडेंस है तो। कोई बात नहीं, बाजू में दीजिए। सर एडमिन ओवरहेड जनरल वाला, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकेजिंग से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। वेरी गुड, बाजू में दीजिए। सर QRAPS क्या क्या होता है? हाथ खड़े करो। QRAPS क्या क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेल स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स। वेरी गुड, पीछे दीजिए सर। सर प्राइम कॉस्ट से नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक का रास्ता। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री अगेन भाइयों, ऑल राइट, हाँ। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। ठीक है, वेरी गुड। पीछे दो बेटा। सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के आगे क्या है प्रोफॉर्मा में? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम QRAPS ऐड करेंगे और माइनस। वेरी गुड, चलो संभाल लोगे। अब मेरे पास दो चॉइस है, मेरे पास दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ना यही वाले हेडिंग्स लिखे हुए हैं, मतलब लिखा ही सीधा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सीधा लिखा ही फैक्ट्री ओवरहेड है। तो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हमारे को प्रोफॉर्मा यूज प्रैक्टिकल बना सकते हैं हम लोग। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देता हूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि एक एक आइटम को एक्सप्लेन करूं मैं अभी, पर क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है सस्ता क्वेश्चन, तो उसको बना लेते हैं ना बेटा, फिर आज श्री गणेश हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। शीट भी मिल गई है आप लोगों को। कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तो मैं उसके ग्रुप में डाल दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन। रुपेश ग्रुप में भी डाल देना। शीट आ गई है। और सर क्वेश्चन नंबर 1 खोलना है सबको। एक हल्का सा पॉइंट, एक बस नॉलेज जोड़ना बाकी है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। वो दो जानकारी में आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना आपके पास कॉस्ट शीट में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 लाइनें बाकी हैं वहां पे ये कमेंट लिखना जो मैं अभी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं। पहला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, जो पहला आइटम है अपनी कॉस्ट शीट का जिसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं अपन, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
जो पहला आइटम है कॉस्ट शीट का, जिसका नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा हमेशा। तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम कोट करना है आपको। नॉलेज नंबर 1। और नॉलेज नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है ना उसमें एक डिफेक्ट है, ये एडमिन ओवरहेड वर्ड लिखा हुआ है। इन्होंने खुद नहीं बताया कि ये जनरल है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो इसमें आइदर ऑफ द अजम्पशन लिख के आंसर आएगा बेटा। तो हमारी मर्जी, हम जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों इक्वली सही है। मेरे को नहीं लगता कि इस दौर में अभी ये क्वेश्चन आएगा तो विदाउट मेंशनिंग आ सकता है। ये उस जमाने का क्वेश्चन है जब 2 टाइप के नहीं होते थे, सिर्फ एक ही होता था। और जब पहले होता था ना एक जमाने में, तो सिर्फ रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता था, जनरल वाला नहीं होता था। तो उस जमाने का क्वेश्चन है, तो अपन की मर्जी अब उसको जैसा ट्रीट करें। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानो, अज्यूम है, अज्यूम। बस दोस्तों, इसके बाद अपन क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। रुपेश, एक अगर शीट है तो पर अब क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा सर, स्टार्ट से ऐसे मत कर देना ना कि रीडिंग ही नहीं लेना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड 1 जून टू 30 जून। यहां पे एरो बना के आपको लिखना है 1 जून टू 30 जून कितना होता है, 1 मंथ होता है। यानी अपन 1 महीने की कॉस्ट शीट बना रहे हैं। यानी जो भी खर्चे हैं वो 1 महीने के हैं, जो भी सेल्स होगी वो 1 महीने की होगी, जो भी प्रॉफिट आएगा वो 1 महीने का होगा। और जैसे कि मैंने क्लास चालू करने के टाइम पे बताया था, कॉस्ट शीट कोई भी पीरियड की बन सकती है, तो कोई फिक्स माइंड में मत रखना आप। अब देखो बेटा डेटा कैसे दिया हुआ है। ऑन जून 1, फिर ऑन जून 30 लिखा हुआ है। जून 1 को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, कॉस्ट और 30 जून को 50,000। तो ये जो है ना बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। ये कहां निकालने में काम आएगा अपने को, एक कमेंट लिखो, ये आरएमसी यानी वही डीएमसी या आरएमसी वर्ड लिख सकते हो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। इसका ट्रीटमेंट है। फिर कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी 1 जून को इतना, 30 जून को इतना। इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। बताओ प्रोफॉर्मा के हिसाब से किसके बीच में आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में इसको प्लस और माइनस करेंगे, राइट। तो मैं इसमें शॉर्ट में इतना लिख रहा हूं, जीएफसी में प्लस होगा, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं जीएफसी प्लस। ये कमेंट जरूर लिखते रहना, पेन से लिखना, पेंसिल से लिखना, जो आपकी मर्जी, पर लिखना जरूर। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको हम अपनी भाषा में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहते हैं। ये कहां पे आएगा प्रोफॉर्मा में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस माइनस होगा, ये सीओपी में प्लस माइनस होगा, सीओपी में प्लस माइनस होगा। अब ये डेटा देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 98, यानी इस 30 के 30 दिन में कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ, ये कहां पे आएगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे ओपनिंग स्टॉक में प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करने की बात हुई थी ना। वेजेस पेड, इसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बेटा, डायरेक्ट लेबर। सेकेंड नंबर आइटम कॉस्ट शीट का, वेजेस पेड। वेजेस हमेशा याद रखना मजदूर को देते हैं जो प्रोडक्ट बनाता है। सैलरी वर्ड लिखा होता है ना, तो वो मजदूर को नहीं, वो मैनेजर वगैरह का होता है, फिर वो ओवरहेड बन जाता। तो वेजेस देख के थोड़ा सा मजदूर का शक्ल दिखना चाहिए आपको, तब जाके वो डायरेक्ट वेजेस बनेगा। सैलरी देख के आपको सूट कोट वाला पहना हुआ आदमी दिखना चाहिए, और वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता है, वो मैनेजमेंट वगैरह कर रहा होता है, तो वो ओवरहेड बनता है बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड कहां पे जाएगा, ये प्राइम कॉस्ट में प्लस होगा, सिंपल है। फिर एडमिन ओवरहेड को अपन रिलेटेड टू प्रोडक्शन माने हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट में जो क्यूआरएपीएस होता है उसका ए है ये। अनफॉर्चुनेटली इसके पूरे जो बाकी भाई है क्यूआर पीएस, वो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो निल मानेंगे उसको अपन, मतलब छोड़ देंगे, लिखेंगे भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि लिख के निल लिखना है, नहीं लिखना ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करना है। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मर्ज होके मिला है, ये कहां दिखता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे, राइट। तो इसको जोड़ने से आप टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच जाओगे, और आखिरी में आपको सेल्स दे दिया।
क्या लग रहा है आपको बन सकता है आपसे? इसके बाद भी कई लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करना, एग्जीक्यूट ठीक से करो। अब आप मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब दो, जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन में आइटम लिखे हैं उस सीक्वेंस में हमको कॉपी में लिखना पड़ेगा कि जो प्रोफॉर्मा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा? प्रोफॉर्मा को ध्यान रखना, कभी कभी हमारे काम की चीज सबसे बीच में कहीं आखिरी में लिखी हुई होती है, तो अपने को अपने दिमाग में प्रोफॉर्मा घुमाते रहना है और फिर क्वेश्चन को उस हिसाब से देखना है। आंसर 1, कॉस्ट शीट ऑफ ABC कॉरपोरेशन फॉर जून 98। सर ये तो हम लिखना भूल गए, लिखना चाहिए था ना बेटा, मेरा देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और इसका बेटा कैलकुलेशन अपन यहीं पे इनर कॉलम में भी दिखा सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक 60,000 प्लस परचेस 4,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ऐसे अंडरलाइन किए, नेट आया 4,90,000, उसको आउटर कॉलम में लिखे। फिर डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हो, वेजेस पेड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट लेबर 2,40,000। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस नाम का तो कोई चीज ही नहीं मिला, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा प्लस करके इसको प्राइम कॉस्ट लिख सकते हो आप। अमाउंट बन गया 7,30,000, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपको डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख, ये बन गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000। प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। शीट में फिगर्स देखना, मैं आपको बोला था। प्लस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस WIP, दैट इज 15,000। ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट 8,27,000। प्लस करेंगे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अमाउंट है 50,000। तो आप पहुंच गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, $8,77,000। प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 90,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अमाउंट है 1,10,000। पहुंच गए आप 8,57,000 पर। यह है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस करेंगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
अमाउंट है सर 25,000, इसको जोड़ के आप पहुंच गए 8,82,000 पर। यह है आपका कॉस्ट ऑफ सेल। और जरूरी नहीं है कि प्लस प्रॉफिट लिख के ही सेल लिखें, जरूरी नहीं है। चाहे तो आप यहीं पे सेल भी लिख देते ना, आप जो किए हो गलत नहीं है, पक्का कर सकते हो, मैं आपको बस फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा हूं। सेल दिया हुआ है अगला 10 लाख, तो सेल्स लिख दिए 10 लाख और फिर प्रॉफिट लिख दिए यहां पे कि प्रॉफिट है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इट्स 100% फाइन। और जो आपने बीच में प्रॉफिट लिखा है वो भी बहुत अच्छा है, बस ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिख देना। 1,18,000 यानी इस जून के महीने में 1,18,000 का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से। ये एक बेसिक सर फॉर्मूले को रिवाइज करने के हिसाब से दिया था मैं क्वेश्चन। अब मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा ना थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए करेज शो कर रहा हूं, थोड़ा रिस्क ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ाना चाहता हूं मैं। उसमें 3-4 आइटम आएंगे जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा कि ये प्रोफॉर्मा में तो नहीं था, पर ये किस हेड के अंदर आएगा। तो आइटम का नाम दे दिया गया सीधा, तो आपको गैस करना है कि वो कहां जाएगा। तो बेटा मैं ना आप लोगों को वो आइटम्स को स्टार करके बता रहा हूं, अपना अपने मन में उसको सोचना कि इसको कहां शो करोगे, ठीक है। और फिर जब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने रखिए। देखिए ये आरटीपी मई 20 में भी आया हुआ है और आरटीपी सितंबर 24 में भी आया हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर बुक। और जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन किए थे वो स्टडी मटेरियल का था, सबका रेफरेंस भी रहेगा आपके पास हमेशा। तो जो आइटम्स में स्टार कर रहा हूं ना वो आपको सोच के बताना है। 1, 2 और 3। प्लीज कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं, सबको सोचने का मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद बेटा जो 12th नंबर आइटम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड अदर्स दोनों दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी एक बार आपको सोचना है। उसके बाद 13th नंबर आइटम के बारे में भी सोचना है कि ये कहां पे जाएगा। 14th आइटम के बारे में भी आपको सोचना है कहां जाएगा। और मेरा फेवरेट 15th आइटम के बारे में भी आपको सोचना है ये कहां जाएगा। बाकी जिसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इजी है, इसीलिए उसके बारे में पूछा नहीं हुआ आपसे। तो 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3 के बाद फिर 12, 13, 14, 15, मतलब कुल मिला के बीच में 4 से लेके 11 तक बहुत इजी है, उसके बारे में नहीं पूछना चाहता आपसे मैं। तो माइक किसके पास है भाई साहब? यार एक पाजी होते थे। हाँ सर, दो सर। हाँ, माइक आने दो ना सर। थोड़ा सोच के बताना और लॉजिक भी देने की कोशिश करना, जो आपके मन में आ रहा होगा, फ्रेंकली जो आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप मेरे को पता है, आपको मेरे को पढ़ाया नहीं तो आपसे सही जवाब तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट आपका कॉमन सेंस क्या कहता है वो आपको बताना है। सर सिर्फ मैं इतना वर्ड पूछता हूं आपसे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्ड जो है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिर्फ इतना जो वर्ड है ये क्या होता है? ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है कि ओवरहेड होता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट कॉस्ट। नहीं बेटा, सॉरी, यहीं पे मेरे को बताना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो प्रोडक्ट को देखकर आप प्रोडक्ट में दिख जाए ना कि ये तो प्रोडक्ट बनाने में लगा होगा, जो प्रोडक्ट में दिख जाए, प्रोडक्ट में दिखना चाहिए वो, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अभी मैं ये स्वेटर पहना हूं, ये स्वेटर में जो वूल है ये आपका डायरेक्ट मटेरियल है, और इस स्वेटर को पक्का बुना गया होगा, तो उस बुनकर को, उस वीवर को जो रेम्यूनरेशन मिली होगी वो डायरेक्ट वेजेस है। और इस स्वेटर को बनाने के लिए मशीन यूज की गई होगी, मशीन का डेप्रिसिएशन ओवरहेड हो जाएगा, बट उसमें जो पावर और फ्यूल का खर्चा आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। जस्ट बता रहा हूं, ये सब चीजें न्यू बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन सेंस नहीं है, लॉ के हिसाब से।
ये सब चीजें तो पक्का प्रोडक्ट को बनाने में लग गई होगी. दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. इसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता. बट एक बात सुनो बेटा, ये तो सिर्फ इस प्रोडक्ट को, सपोज ये स्वेटर मैंने 1500 रुपीज में खरीदा था पंजाब जाके, सही में खरीदा था, अमृतसर गया था 2021 में मैं, तो वहां से खरीदा था 1500 रुपए में. पर मैं आपको बता रहा हूं दिखावे का जमाना है. जो इसमें वूल यूज हुआ है, जो वीवर को पैसा मिला होगा और जो पावर फ्यूल का खर्चा होगा ना, वो मुश्किल से 200 रुपए होगा इसके ऊपर. उसके बाद इसके ऊपर पैकेजिंग की गई होगी, फैक्ट्री में मैनेजर होगा, प्लानिंग करता होगा, फैक्ट्री का रेंट होता होगा, मशीनों का डेप्रिसिएशन होता होगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर होता होगा इस ब्रांड का, कोई मोंटे कार्लो का, तो वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता होगा, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता होगा, उसका खर्चा रहता होगा, कोई एजेंट होता होगा, उसको कमीशन पे करते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा. ये सब अदर खर्चे जो इस प्रोडक्ट को देख के आप पहचान नहीं सकते कि कितने लगे होंगे, पर लगे जरूर होंगे. इन सब खर्चों को बोला जाता है ओवरहेड. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते आप कि इसकी मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस कितना लगा होगा, पर लगा जरूर होगा. इस लॉजिक से वो ओवरहेड है. और ओवरहेड के बाद फिर वो प्लांट एंड मशीनरी वर्ड लिखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री के अंदर यूज होती है. इस लॉजिक से ये एफओएच बनेगा, मतलब एफओएच की हेडिंग में जाएगा. समझे आप? थैंक यू सर. बैठिए. बाजू वाले भाई साहब को दो. सर इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड जो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड है, ये क्या होता है वो बताइए. ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि ओवरहेड है? दो ऑप्शन. इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट कॉस्ट होगा, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड एकदम खर्चा होगा, कि ओवरहेड होगा? आपका दिल क्या कहता है? ओवरहेड. ओवरहेड का सही जवाब, क्योंकि ये इंश्योरेंस आप अपनी स्टॉक का करा रहे हो. अब प्रोडक्ट में इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी तो नहीं होता है, ये तो मैन्युफैक्चरर अपनी सेफ्टी के लिए कराता है कि कल को आग लग गई फैक्ट्री में तो मैं रोड पे ना आ जाऊं, उसके लिए मैं इंश्योरेंस करा के रखूंगा. सही है, इंश्योरेंस कराना चाहिए, इट्स एक्सपेंस, पीएल में आने लायक खर्चा है. पर ये करना कोई मैंडेटरी और प्रोडक्ट इसके बिना बन ही नहीं सकता था, ऐसा तो कोई रोल नहीं है. इस लॉजिक से इतना डीप थिंकिंग करके आपको बोलना चाहिए कि ये डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है. दो ही ऑप्शन है ना बेटा, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट को ओवरहेड बोलते हैं, और डायरेक्ट क्या होता है तो मैं गिनती के बता दिया आपको 3, तो ज्यादातर खर्चे ओवरहेड ही होंगे. अब ओवरहेड में आपको आगे डिसाइड करना पड़ेगा बच्चे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, कि एडमिन ओवरहेड है, कि सेलिंग. अब आगे लिखा है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब हमारा स्टॉक. स्टॉक मतलब गोडाउन में पड़ा हुआ हमारा ही स्वेटर का पूरा स्टॉक, एक शोरूम वाले के लिए गाड़ियों का स्टॉक, एक जूते वालों के लिए जूते का स्टॉक, फटाके वाले के लिए फटाके का स्टॉक, चश्मे वाले के लिए चश्मे का स्टॉक. उसने अपने गोडाउन को इंश्योर करा के रखा है. अब आपको फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग में चूज करना है. सोच के जवाब देना. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है क्या आपको? नहीं सर, ये नहीं. फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेंट्री फैक्ट्री में पड़ी होती है. इस लॉजिक से इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानना है, मतलब मानना है. नो आर्ग्यूमेंट. जो मैं फाइनल आंसर दूंगा ना वो सही जवाब होगा. उसके पीछे आगे आजू बाजू कहानी बनाना हमारा काम है. इन्वेंट्री को एडमिन में डालेंगे, और ये स्टैट्यूटरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने इसका ये ट्रीटमेंट बताया, तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानना है बेटा. सर हमको आप परेशान कर रहे हो. आप क्या परेशान कर रहा हूं सर? हमको अच्छा नहीं लग रहा कि हम सही गैस नहीं कर रहे, हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा निकल रहा है सर. तो बच्चे एक ऑप्शन है मेरे पास, ये मैं नहीं कराता हूं. ये जो शीट आपको दिया हो ना पहली, उसको पूरी याद करवाता हूं. पहले रट्टा मार देते हैं उसको, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा. पर आपको उसमें किक नहीं मिलेगी. ये जो आप खुद से सोचोगे, माइंड अप्लाई करोगे ना, उससे आप इंटेलिजेंट बनोगे. तो मैंने अपनी आज तक किसी बैच में भी वो शीट को ना तुरंत नहीं पढ़ाया है. कुछ क्वेश्चंस में ऐसे समुद्र में फेंक देते हैं बच्चे को, तैर के देखते सही बच्चे कैसा लग रहा है, उसके बाद उस शीट की वैल्यू पता चलेगी आपको. तो सर बैठ जाइए. थैंक यू. थर्ड पॉइंट सर, बाजू वाले भाई सबको दो. सर एक और बार इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ओवरहेड ही होगा बच्चे. अब कौन सा टाइप का, उसके आगे पूरा पढ़ना पड़ेगा. अगेन प्लांट एंड मशीनरी का, ये तो इजी है सर. फैक्ट्री ओवरहेड इजी. अब सर ये सब जिसको मैं इजी बोल रहा था, ये सब इजी है कि नहीं देखते हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल परचेज का ट्रीटमेंट पता चल चुका है आपको. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का भी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का भी, वेजेस पेड का भी, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग. फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आया, तो ये क्यूआरएपी का क्यू बनेगा. बोलो यस सर.
उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट QRAP का भाई अब आएगा सर अगला खर्चा। 12th पॉइंट पे पहुंच चुका हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मैंने बोला था डबल मीनिंग वर्ड होता है, दो मतलब होते हैं, तो दोनों आ गए। देखो एक लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर फैक्ट्री, मतलब ये बनेगा QRAP का एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और एक है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अदर्स, तो ये जनरल। वैसे ही कौन होता है जनरल मैं आपको बता रहा हूं। इसमें समझो आप आपके फैक्ट्री आपकी कंपनी का जो मैनेजर है, जो ओवरऑल जनरल मैनेजर है, उसकी सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, ऑडिटर की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, ये सब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो सारा काम देख रहे होते हैं उसका। 13th पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। माइक दीजिए बाजू वाले भाई साहब को। अमाउंट रियलाइज्ड, पूरा पढ़ो, इसके भी डबल मीनिंग निकलते हैं कई बार, आगे जाके बताऊंगा। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कंपनी ना अपना प्रोडक्शन कर रही थी ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी ना, तो उस समय थोड़ा इमेजिन करो, उस समय प्रोडक्ट बनाते 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 हमारा जो स्टाफ था, जो हमारा वर्कर था, उसका ध्यान भटक गया, उसको मोबाइल फोन आ गया, वो मोबाइल पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, काम कर रहा था, उतने प्रोडक्ट खराब हो गया उससे, और उसको आके पीछे से सुपरवाइजर ने तर से मारा, बोला तू एक खराब प्रोडक्ट बना रहा है, मोबाइल में बिजी है, हटा इस प्रोडक्ट को। तो वो प्रोडक्ट हटाया उसने, और वो प्रोडक्ट की ऐसी दशा हो गई थी कि वो बेचने योग्य नहीं था। तो उसने फिर एक कबाड़ी को फोन किया, बोला इसका जो पैसा दे सकते हो दे दो यार। तो कबाड़ी आया, वो खराब वाले सामान को लेके गया और कुछ चिल्लर हमको देके गया। इसको बोलते हैं पैसा। ये वाला पैसा हमारे लिए खर्चा नहीं है, बल्कि आमदनी है। तो ये हमारे जो अभी तक के खर्चे लगे हैं उसमें थोड़ी कम कर देगी खर्चों को। तो 9200 मिला अपने को उस सामान का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जनरेट होने वाला, इसको QRAPS, सॉरी अरे यार QRAPS वाला ऐसे ही। ओके, अब सर अगला वाला पॉइंट आपके लिए। 2 मिनट के लिए खुश हो गए थे कि मैं बैठ जाता हूं सर। पैकिंग कॉस्ट, सर देखो मैंने तो आपको 2 पैकिंग बताई है। सर जी 2 पैकिंग कौन सी बताई थी मैंने आपको? सर प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। वेरी गुड, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। अब यहाँ पे दोनों वर्ड नहीं दिख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपन, थोड़ा विस्तार में बताया गया है, और विस्तार में पढ़ के समझना है कि ये प्राइमरी को दर्शा रहे कि सेकेंडरी को। प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी सामान को आगे प्रोसेस करने के लिए एक झिल्ली में डाल के रखे, नहीं तो वो तितर बितर हो जाता सामान। अगर ये पैकिंग में नहीं डालते तो सामान फैल जाता बिल्कुल। यही इसका वैसे मतलब निकल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये कार्टून वाली पैकिंग हुई होगी कि प्रोडक्ट को एकदम बस संरक्षण देने के लिए हुई होगी? सर ये प्राइमरी पैकिंग शॉर्ट में, राइट। तो भाई इसमें तो QRAPS का पूरा परिवार आ गया। देखो आप, Q भी था, R भी था, A भी था, ये प्राइमरी पैकिंग भी आ गया, S भी आ गया। और आखिरी में 15th आइटम, पीछे दीजिए भाई साहब को, व्हाइट टी शर्ट के भाई साहब के पीछे, आपके भी पीछे। सैलरी पेड टू डायरेक्टर। सैलरी वर्ड सर, सैलरी वर्ड देख के कुछ समझ में आ रहा है? मजदूर तो नहीं दिख रहा है इसमें आपको? तो ये ओवरहेड तो पक्का हो गया। अब ओवरहेड 3 टाइप का, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्टर वर्ड लिखा है सर, टेक्निकल वर्ड पे ज्यादा मत दबाव डालिए। डायरेक्टर, एडमिन ओवरहेड, पर एडमिन में भी डबल मीनिंग होता है ना सर? जनरल वाला, वेरी गुड, लिख दो बेटा ये एडमिन ओवरहेड जनरल वाला। अब एक काम करो, ब्लू जैकेट वाले भाई साहब को माइक दो। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पढ़ो एक बार, शुरुआत में क्या पूछा है सर? मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट एंड कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम पूछा है। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला बताओ सर। सर मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओ भाई क्या आदमी है यार। रॉ मटेरियल कंज्यूम सर, फिनिश गुड्स कहां से आ गया? सर रॉ मटेरियल, हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर कंफ्यूज हो गया। बाजू वाले भाई साहब को दो। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके सर। और प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पूरा शुरुआत से
direct raw material consumed plus direct labor cost plus direct expenses. हाँ, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुस्कुरा दिए यार आप तो, मुस्कुराहट से काम चला लूं मैं। एक बात सोचना, बस सबको यही मैसेज दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइनल रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, जिसका आपको मैसेज ये मिलना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे कॉस्ट शीट नहीं बनाना है, यानी ओपनिंग एफ जी इसके बाद आता है, प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस क्लोजिंग एफ जी इज इक्वल टू COGS, COGS के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड जनरल प्लस सेकेंडरी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब अगर रास्ते में आएगा इग्नोर मार देना। इस वजह से सुन लो, ये जो AOH का अदर्स लिखा हुआ है इसको नहीं बनाना है। फिर ये टेक्निकल वाला डायरेक्टर, ये भी AOH जनरल था, इग्नोर। कल को कोई सेकेंडरी पैकिंग होती तो इग्नोर करते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता तो इग्नोर करते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही पूछा है, वहीं तक बना के खत्म करना, समझे सर? बैठिए, चलो शुरू करो। आंसर 2, कॉस्ट शीट ऑफ अप्पू लिमिटेड। प्रोफॉर्मा के हिसाब से चलना है, इसके जो आइटम है उसके हिसाब से नहीं। और वो नोट्स में जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो लिख दिए थे कौन FOH है कौन AOH है, सब लिखे थे। हाँ सर, या तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वर्ड बोलना है या रॉ मटेरियल कंज्यूम वर्ड बोलना है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल वर्ड नहीं बोलना है ना? दोनों मैसेज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा ये पेपर चेक करने वाला। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक 2,88,000। ढूंढो बेटा, खुद से ढूंढो कितने बच्चे ऐसे हो गए बेचारे, रह गए, एक आध अटेम्प्ट ज्यादा लग गया। उनकी आदत क्या थी, आइटम नंबर 4 देखते थे पर अमाउंट 5 वाला देख लेते थे, या आइटम 5 देखते थे अमाउंट 4 वाला देखते थे, आंखें सेट नहीं हो पाती थी उनकी। तो ये सब क्लास में ही हो पाएगा, उंगलियों को यूज करके एकदम ठीक से अमाउंट लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 288 प्लस परचेज 64 लाख, बड़ी रकम है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,46,000। अब बीच कैलकुलेशन कर लीजिए तो सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? एनीवन? 6352, 6242, 62,42,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। 7 नंबर आइटम देखिए, 23,20,000। अगेन दोस्तों, अपने को कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिल पाया ढूंढने पर भी, तो यही बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट, 85,62,000। सर फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग डालेंगे बेटा, इस बार नाम से कोई फैक्ट्री ओवरहेड नहीं था, हेडिंग रहेगा, उसके अंदर ऐसे लिखेंगे, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, थोड़ा शॉर्ट में भी चलेगा, 9,80,500। इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री, अगर ये इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग भी दिया होता ना तो भी FOH रहता, कोई भी फैक्ट्री की एसेट होती तो 26,000। और इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कल को डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया होता वो भी इसी में आता, 96,000। और कोई तो FOH है नहीं बेटा मेरे ख्याल से, पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लेना क्योंकि लॉक हो जाएगा FOH ये।
अब ये आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं बेटा, कितना बोले? 96,64,000 बता रही हैं। 500, ओके, 96,64,500 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 4,06,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 6,02,100। यह आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एनीवन? थैंक यू। 94,68,400। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। हाथ नहीं जम पाएगा नहीं तो कैलकुलेटर में। एक आध महीने में इस लेवल पे पहुंचना है बेटा कि कैलकुलेटर देखे बिना डिजिट सही दबने चाहिए एकदम, तो कैलकुलेटर में हाथ धीरे धीरे जमेगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में QRAP जोड़ना है प्लस क्वालिटी कंट्रोल। सिर्फ शॉर्ट में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, पूरी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। 86,000 प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 92,600 प्लस एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन 9 लाख प्लस प्राइमरी पैकिंग 10,200 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स 9,200। अब आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 105,48,000 105,48,000। तो जो इस क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी उसको यहां फाइनली लिख देंगे। और सर अपनी थोड़ी हैंड राइटिंग सुधार लो। हैंड राइटिंग मतलब डिजिट्स तो कम से कम क्लियर ही दिखने चाहिए। कई लोगों का 5 3 के जैसा दिखता है, कईयों का 8 पता नहीं कैसा दिखता है, 9 और 4 एक जैसा दिखता है, 000 को पता नहीं कैसा क्या क्या बना देते हैं वो लोग, नेस्ट बना देते हैं पूरे पक्षी का। ये सब नहीं चलेगा भैया, डिजिट्स एकदम क्लियर दिखने चाहिए कॉस्टिंग में, नहीं तो आंसर ही चेक नहीं होता है। हैंड राइटिंग कैसी भी हो, डिजिट्स क्लियर होने चाहिए। देखो दोस्तों, अभी तो अपन ने एक्सपर्ट नॉलेज लिया भी नहीं तो भी 2 क्वेश्चन हमारे बन गए, उसमें से एक RTP से रिलेटेड था। कितना अच्छा लग रहा है बना के। ओहो, 3rd क्वेश्चन तो इतना प्यारा है दोस्तों, क्या बताऊं मैं उसको। अगर मैं आपको ऐसे ही आइटम्स का ट्रीटमेंट पूछ के बता दिया तो बढ़िया पीछे आंसर भी देके भेजाऊं तो होमवर्क का भी जुगाड़ हो जाएगा आज आपका बढ़िया। तभी मैं खुश हुआ। इसको अभी नहीं दिखा रहा, आखिरी के 5 मिनट में दिखाऊंगा। क्लास तो 4:15 तक है ना अपनी, 4 बजे तक है। ऑटो वाले को भी बोल दियो आप लोग। तो अब तो मेरे को मजबूरी में आप लोगों को 3rd नंबर क्वेश्चन के जो खास पॉइंट है उसका ट्रीटमेंट बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो होमवर्क के लिए तैयार नहीं हो पाएगा ना। नहीं तो मैं सोचा था कि 10 मिनट बढ़िया जो वो शीट दिया हूं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर ये क्वेश्चन में आएंगे,
पर उसको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, और ये क्वेश्चन होमवर्क देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओगे कि होमवर्क नहीं मिला यार, शिट। नहीं नहीं बेटा, बोर हो नहीं, पर मन में बहुत रह जाएगा, घाव रह जाएगा, तभी होमवर्क तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार के लिए सभी पॉइंट का ट्रीटमेंट जरूर बताऊंगा। 3:59 हो रहे, 5 मिनट तक ऑटो वाला बुरा नहीं मानेगा दोस्तों, ग्रेस पीरियड रहता है उतना। आप लोग खुद जो जो पॉइंट को मैं वो स्टार करूंगा ना, वो आपको खुद सोचना है क्या करना है। एक ये आइटम, सेकेंड नंबर देखते रहना स्क्रीन पे, एक ये आइटम, एक वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, एक अदर इनडायरेक्ट वेजेस। बहुत नए नए पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, सब में सरप्राइज हो जाओगे आप लोग। पर कल की क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूं कि 10-15 मिनट एक्सप्लोर ही कराऊंगा शीट अच्छे से। उसके बाद ये बहुत आसान लगता, पर क्या करें, करना पड़ेगा यार, कुछ ज्यादा ही हार्ड पॉइंट आ रहे हैं। तो आप लोग बुरा नहीं मानोगे होमवर्क नहीं मिला तो? सही में? रुको 1 मिनट यार, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट, कोई छोटा सा कुछ। हाँ, नहीं, टेलीग्राम में नहीं बेटा। सर एक काम करो, बस ये इनकम टैक्स के बाजू में क्रॉस लिखो, डोनेशन के बाजू में क्रॉस लिखो, समझ गए? क्रॉस। कोई तो मेरा लेक्चर ठीक से सुना होगा आज जब बता रहा था, जब मैं फाइनेंशियल पीएल और कॉस्ट शीट का डिफरेंस बता रहा था, तो बोल नहीं रहा था इनकम टैक्स का खर्चा प्योर फाइनेंशियल है, नहीं आता, डोनेशन नहीं आता। सर बस जितने पॉइंट अभी ये बताया हूं ना, ज्यादा नहीं है, 8 पॉइंट है, डरते नहीं है दोस्तों। 8 में से आप 4 भी मेरे को कोई सही बता दिए ना, मैं मान जाऊंगा आप काफी इंटेलिजेंट हो। 8 में से 4 के पासिंग मार्क्स हैं। जो मैं 8 पॉइंटर्स बनाया हूं, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि ये एकदम स्पेशल। ओ भाई, इधर उधर पलटा के छान मत लेना मेरी शीट से कि सर को इंप्रेस करने के लिए बता देता हूं भी कहीं। अपना कॉमन सेंस लगा के देख बताना है, और सोचे भी नहीं होगे आप। कुछ कुछ के तो ऐसे ट्रीटमेंट है जो आप सोचे भी नहीं होगे, पर 4 का फिर भी मैं एग्जेम्पशन दे रहा हूं जी। ट्राई जरूर करना भाई साहब, जिसकी कोई ओपिनियन नहीं होगी ना, वो बेचारा लूजर है। ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, सही गलत की टेंशन मत लेना। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो 4 बोलना चाहता है? सर मैं ये 4 अटेम्प्ट करना चाहता हूं। कौन से 4 अटेम्प्ट करोगे वो? जी पीछे दीजिए अपना। सर आप एकदम बता रहा हूं मैं आपको, इंडियन क्रिकेट टीम में एक स्पिनर है, अभी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, लेफ्ट, क्या बना है यार उसका? नहीं नहीं नहीं, कुलदीप यादव। यस यस, बताओ सर। हाँ हाँ हाँ, सुनहरा अफसर है। कैरियज इनवर्ट तो पहला एक डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। हाँ हाँ। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, सर मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाना। सही जवाब, ये फैक्ट्री ओवरहेड है सर। कितने लोग सोचे थे फैक्ट्री ओवरहेड? स्टोर कीपर और फोरमैन ये ना सुपरवाइज करने का काम करते हैं, नेतागिरी करने का, खुद नहीं सामान बनाते, तभी ये लोग ओवरहेड में जाएंगे। सर मैं तो वेजेस देख के खो गया, आप तो बोले थे वेजेस होगा तो मजदूर को इमेजिन कर लेना। नहीं बेटा, आगे का भी देखना पड़ता है थोड़ा। आदमी देखो कौन है, तो वो बंदा जो है ना वो प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, इसीलिए वो ओवरहेड में जाएगा। 2 मिनट में कर रहा हूं सर। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, सर मेरे ख्याल से ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस। बिल्कुल सही जवाब, फैक्ट्री ओवरहेड है सर। ये इनडायरेक्ट वर्ड लिखा है ना, इनडायरेक्ट के बाद तो इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड ही होता है, और फिर वो फैक्ट्री स्टाफ है। आराम से सर। हाँ, आपकी ओपिनियन के हिसाब से मैं समझ गया, बट बोलना मत आप मेरी ओपिनियन का। हाँ, जो है वो आपकी ओपिनियन ही है। नेक्स्ट जो है सैलरी टू अकाउंटेंट, सर ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के अंदर आना चाहिए। ये जनरल, बिल्कुल सही जवाब सर। 3 में पास हो चुके हो आप।
कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, मैं उसका वो बताता हूँ। बस 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 बस, धन्यवाद है सर। डायरेक्ट ऑटो वाला यहाँ ना आ जाए सर। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस सर प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे ख्याल से सर फैक्ट्री नहीं बता पाओगे सर। सही जवाब यहाँ कोई नहीं बता पाएगा ये वाला। प्लीज अपना दिल कंट्रोल कीजिए। ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस है ना, ये प्लानिंग वर्ड की वजह से रिसर्च एंड या ऑफिस एक्सपेंस वर्ड की वजह से ये एडमिन है, और क्योंकि ये एडमिन प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है, इसीलिए ये AHRTP है ना बेटा। बोला था मैं आपको, दिल टूटेगा आपका, संभालो। ये AHRTP बनेगा। लॉजिक फिर से, ऑफिस एक्सपेंस वर्ड लिखा है, ऑफिस मतलब कोई एडमिन काम हो रहा है, और प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड ऑफिस है, तभी ये ऑफिस एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उल्टा पढ़ के देखो, ऑफिस एक्सपेंस बट विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी एक ऐसी ऑफिस है जिसमें प्रोडक्शन की प्लानिंग चल रही होती है, बाकी और कोई काम नहीं होता। पर होता क्या है, सिर्फ प्लानिंग। प्लानिंग वर्क एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। नहीं सोच पाओगे, मैं तभी आप लोग को बोला रुक के बता देता हूं। सर वैसे ही ना कैरियज इनवर्ट भी शायद यहां कोई नहीं सोच पाएगा। ये रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट में प्लस होगा। स्कूल में बताते थे ना, सॉरी अभी अकाउंट्स में, कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ परचेस, फ्रेट वगैरह को नहीं जोड़ देते थे कॉस्ट में, फाउंडेशन में भी करते थे, फ्रेट को जोड़ते थे कॉस्ट में। तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरियज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा हटके था सर, तभी मैं 4 गलतियां माफ किया था सर। एक मैंने छोड़ दिया है, वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कुछ था नहीं, तो यार सर एक और शॉक दे रहा हूं आपको। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड ESI एम्प्लॉइज, ये डायरेक्ट वेज का पार्ट बनेगा सर। डायरेक्ट वेज में प्लस हो जाएगा सर, क्योंकि मजदूर को आप कुछ भी दो सब जुड़ जाएगा, मजदूर के फेवर में होता है ये सब। और एक और आइटम बता दे रहा हूं सर, रुको रुको 1 मिनट बस। हाँ कुछ बोले क्या? कंज्यूमेबल भी बताऊंगा पक्का। और 1 मिनट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों AH जनरल हैं सर जी। AOH जनरल है तीनों, नोट कर लो। और अब बचा कंज्यूमेबल मटेरियल, ये सर ल्यूब्रिकेंट वगैरह होते हैं सर। मशीन थोड़ी स्मूथली काम करे उसके लिए उसमें केरोसिन या जैसे गाड़ी में कैस्ट्रॉल डालते हैं इंजन ऑयल टाइप का, कि स्मूथली काम करे, पूरी मशीनों में आवाज नहीं आए, चर 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 आवाज नहीं आए, उसके लिए जो थोड़ा बहुत ल्यूब्रिकेंट वगैरह डालते हैं ना, ग्रीस वगैरह डालते हैं ना, ना जी ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड है जी, फैक्ट्री ओवरहेड है। ये प्रोडक्ट में नहीं जोड़ने वाला। ये स्वेटर बनाने की जो मशीन थी ना, वो मशीन अच्छे से काम करे उसके लिए डाला गया था। स्वेटर में डलने वाला स्टोर नहीं है, ये मशीन में डलने वाला है। मशीन खराब ना हो, मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस टाइप का है, ऐसे समझो आप। सबका लॉजिक है सर। हाँ आप सही टाइप, आपने सही गैस नहीं किया, उसका दिल पे ईगो मत लो, जब मैं समझा रहा हूं तब समझना। अरे रुक जाओ मैडम जी, उसके बाद बना लोगे आप लोग, पूरी कॉस्ट शीट बनानी है ना, और 2 आइटम इग्नोर करना है प्रॉफिट तक निकाल के। पीछे का आंसर बेटा बनाने के बाद देखना, कसम है आपको। ऐसे नहीं कि बस मेरा प्राइम कॉस्ट तक निकल गया तो अभी छाप देता हूं वहां तक का सही है कि नहीं, पूरा बना लेना। सबका तो ट्रीटमेंट बता दिया मैं आपको। हाँ, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, ये तो मैं पूछा ही नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, ये वो लड़के हैं जो सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बस रैपिडो वाले लड़के हैं ये लोग, ये बस सामान पहुंचा के आते हैं। बताओ क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब बेसिकली COGS के बाद आएगा। ओके, करके आइएगा बेटा यहां तक।